जय हिंद। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल जीके जीएस अचीवर्स पर। तो आइए आज देखेंगे सेट नंबर 4। और इससे पहले 3 सेट करवा चुके हैं प्रीवियस का। प्रीवियस देखना बहुत जरूरी होता है, आपको पता चलता है कि प्रीवियस से कहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं, इसीलिए प्रीवियस सेट लगाना जरूरी होता है। तो चलिए यहाँ से शुरू करते हैं, और आप लोग लाइक शेयर नहीं किए तो लाइक शेयर कर दीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आपको हिंदी से। देखिए पहला प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम आपको याद रखना है कौन और क्या। कौन और क्या, कौन और क्या जो एक प्रश्नवाचक सर्वनाम है, इसमें आपको दिख रहा है कौन, इसलिए इसका आंसर डी नंबर होगा। उसके बाद यहाँ पर कोई का बात करें तो कोई जो है वो अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, क्या है? अनिश्चय। अनिश्चय अनिश्चय वाचक सर्वनाम में आ जाएगा। अनिश्चय वाचक सर्वनाम आ जाएगा कौन सा? कोई। कोई अनिश्चय वाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, जो और सो। जो और सो जो है वो संबंधवाचक सर्वनाम है। संबंधवाचक सर्वनाम, ये सब पूछेगा। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम है, याद रखना है। संबंधवाचक सर्वनाम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा शब्द जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है? इसमें कहा रहा है कि कौन सा जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो निश्चयवाचक सर्वनाम जो होगा वो कौन सा होगा? तो देखिए निश्चयवाचक निश्चयवाचक सर्वनाम आपको यह जो होता है निश्चयवाचक, निश्चित करवाता, निश्चय। ठीक है, यह और वह, इसलिए यह और वह दोनों हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। और एक बात याद रखना है, एक पूछेगा आप के बारे में पूछता है। देखिए आप के बारे में पूछेगा तो आप जो है ना, आप जो है वो निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, निजवाचक सर्वनाम, आप जो है निजवाचक सर्वनाम है, ये भी याद रखना है, निजवाचक सर्वनाम है। ठीक है, नेक्स्ट है विशेष। कह रहा है विशेषण। विशेषण बताते हैं। विशेषण, इसमें कौन विशेषण बताते हैं? देखिए विशेषणों की विशेषता, विशेषण क्या बताते हैं? तो विशेषणों की विशेषता बताता है। ठीक है, विशेषण बताते हैं क्या? तो विशेषणों की विशेषता बताते हैं, विशेषणों की विशेषता बताते हैं। ठीक है, इसका आंसर जो होगा वो सी नंबर हो जाएगा, सी नंबर होगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है? संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सही नहीं है? देखिए इसमें कौन सही नहीं है संज्ञा विशेषण जोड़ी में, तो इसका आंसर होगा आपको सी नहीं, डी नंबर होगा। ठीक है, प्रांत प्रांतिक, प्रांत प्रांतिक, प्रांत प्रांतिक ये सही नहीं है। ठीक है, सही नहीं है। आपको पता होगा संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द को ही विशेषण कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम की शब्दों की विशेषता बताने वाले को ही क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। और इस प्रकार से 20 का विशेषण विषैला, और उन्नति का होगा उन्नत, और पिता का होगा पैतृक, पिता का होगा पैतृक हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका आंसर होगा डी नंबर। कह रहा है जगदीश में कौन सा संधि है? जगदीश में कौन सा संधि है? तो जगदीश में जो है व्यंजन संधि है। ठीक है, जगदीश में कौन सा संधि है? व्यंजन संधि। जगदीश में व्यंजन संधि, इसको अगर तोड़िएगा तो टूटेगा जगत प्लस प्लस ईस, जगत प्लस ईस, जगदीश में टूटेगा। ठीक है, जगत प्लस ईस। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि में एक स्वर्ण से दूसरे व्यंजन या स्वरों के मेल से विकार जो उत्पन्न होता है ना, ठीक है, उसी को व्यंजन संधि कहलाता है। नेक्स्ट है सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? तो सार्थक खंड वाले शब्द जो कहलाते हैं वो यौगिक कहलाते हैं। ठीक है, सार्थक खंड वाले शब्द क्या कहलाते हैं? यौगिक कहलाते हैं, यौगिक। नेक्स्ट है 7 नंबर, देखिएगा इनमें अवयव कौन है? इसमें अवयव पूछ रहा है, अव्यय। ठीक है, इसमें कौन सा जो है अव्यय है? इसमें कौन सा अव्यय है? तो अव्यय जो होगा और धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे क्या है? अव्यय है, धीरे धीरे अव्यय है। धीरे धीरे एक क्रिया विशेषण अवयव है, ये भी याद रखना है। धीरे धीरे अब पूछेगा यहाँ पे क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया विशेषण अव्यय है। ठीक है, क्रिया विशेषण अव्यय है। नेक्स्ट है निम्न में से अल्पपरान वर्ण कौन सा है? अल्पपरान, निम्न में से कौन सा अल्पपरान है? तो इसमें क और ग, क और ग जो है अल्पपरान है। ठीक है,
कैसा है, अल्प प्राण है। नेक्स्ट है, इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन सा है, व्यक्तिवाचक, व्यक्तिवाचक संज्ञा तो यहाँ पर जो हो जाएगा, एक नंबर आंसर होगा मांडवी। ठीक है, मांडवी जो है एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। मांडवीय क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। देखिए, किसी व्यक्ति या वस्तु या स्थान का बोध कराने वाले संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा मांडवी। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत रखा गया है या रखा जाएगा, भाववाचक संज्ञा। भाव, इसमें देखिएगा भाव उत्पन्न हो रहा है, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा में किसको किसको रखिएगा, हरियाली। ठीक है, हरियाली, हरियाली भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, हरियाली। नेक्स्ट है, निम्न में से कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है, कोमल तालव्य ध्वनि कौन सी है, तालु वाला ध्वनि कहाँ से, ये जो है किससे निकलेगा, तो आपको इसका आंसर होगा क ख ग और घ, क ख ग घ, तालु से। ठीक है, क ख ग घ। चलिए, इसका आंसर होगा आपको बी नंबर, इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। जीभ के पिछले हिस्से के तालु से संपर्क आने वाली जो ध्वनि होता है ना, उसी को कहते हैं कोमल तालु भी। ठीक है, जीभ के पीछे से, इसका आंसर बी नंबर होगा। इसमें आपको कह रहा है सेंटेंस करेक्टली फ्रॉम द फोर ऑप्शन गिवेन, इसमें ऑप्शन क्या होगा वो भरना है। देखिएगा, कह रहा है फिजिकल फिटनेस एक्सरसाइज कैन काउज जर्नी, यहाँ पर क्या होगा वहां पर भरना है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सी नंबर, इफ होगा, इफ होगा। उसके बाद देखिएगा, ही सीम्स अनवेयर ऑफ द सफरिंग देयर इन आउटसाइड, यहाँ पर भी कुछ भरना है। ठीक है, यहाँ पर जो होगा टोटली होगा। ठीक है, ही सीम्स टोटली, टोटली हो जाएगा यहाँ पे। इसमें कह रहा है कौन सा करेक्ट स्पेल, इसमें कौन सा वर्ड जो है सही है, इसमें कौन सा वर्ड सही है वही चूज करने के लिए बोल रहा है। तो 14 का आंसर होगा आपको सी नंबर। ठीक है, ह्यूमरस होता है, ह्यूमरस होता है, ये ह्यूमरस सही लिखा हुआ है। ठीक है, उसके बाद 15 नंबर इमेंस, इमेंस देखिए इसका अर्थ होता है हास्यपूर्ण। ठीक है, ह्यूमरस का अर्थ होता है हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण, हास्यपूर्ण। और यहाँ पर देखिएगा इमेंस, इमेंस मतलब होता है बहुत बड़ा, तो इसका आंसर एक नंबर होगा, ये इमेंस सही है। चलिए आइए आगे, आप जी के मैथ को हटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सोल्व करने का जगह है नहीं। कार्य सैंधव सभ्यता के निवासियों द्वारा निम्न में से किस धातु का प्रयोग सर्वाधिक किया गया है, सैंधववासी के द्वारा जो है सबसे अधिक प्रयोग जो हुआ है। पहले नंबर, इसमें लोहा तो होगा नहीं, क्योंकि लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया है, लोहा उत्तर वैदिक काल में खोजा गया, इसलिए लोहा नहीं होगा, इसका आंसर लोहा नहीं होगा। तो इसका आंसर जो होगा वो कौन सा होगा, कांसा। ठीक है, कांसा अधिक बार प्रयोग हुआ है। सैंधव सभ्यता का बात करें, इसे हड़प्पा सभ्यता के भी नाम से जाना जाता है, और ये सिंधु नदी के किनारे था, इसलिए इसे जो है सिंधु घाटी सभ्यता नाम पड़ा था। ठीक है, चलिए, और मोहनजोदड़ो से कांस की नृत्यांगना की मूर्ति भी मिली है, पूछता है ये मोहनजोदड़ो से जो है कांसा के मिला है। ठीक है, मोहनजोदड़ो से कांसा की नृत्यांगना की मूर्ति मिला है, इसका आंसर एक नंबर होगा। नेक्स्ट है, प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, तक्षशिला जो स्थित है वो किसके बीच स्थित है, तो तक्षशिला मुख्य रूप से देखिएगा तो पता चलेगा ये सिंधु और झेलम के। ठीक है, सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित है, तक्षशिला सिंधु और झेलम नदी के बीच स्थित है, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित 4 वेदों में से किस एक में जादू, माया और वशीकरण का वर्णन है। जादू माया आपको अथर्ववेद में, ठीक है, अथर्ववेद पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहते हैं, अथर्ववेद पढ़ने वालों को ब्रह्मा कहते हैं, और सबसे अंतिम वेद है, और अथर्ववेद का उपवेद का नाम है शिल्प वेद, अथर्ववेद का नाम के उपवेद का नाम है शिल्प। ठीक है, शिल्प वेद, याद रखना है, शिल्प वेद है। और ऋग्वेद पाने वाले को क्या कहते हैं, होत्री कहते हैं। नेक्स्ट है, यूनानी स्रोतों
यूनानी स्रोतों में अग्र यूनानी स्रोतों में अग्रमीज एवं जैन जैंड्रमीज कह रहा है, अग्रमीज और जैंड्रमीज मगध के किस शासक को कहा जाता है? अग्रमीज या फिर जैंड्रमीज, कौन सा मगध शासक को कहा जाता है? देखिए, वह मगध का शासक कौन था? तो वो उसका नाम था घनानंद। ठीक है, घनानंद को कहा जाता है। नंद, सॉरी, सही है, घनानंद होगा। और नंद वंश का सबसे अंतिम शासक था, नंद वंश के सबसे अंतिम शासक घनानंद था। और महापद्म नंद जो है नंद वंश के संस्थापक थे। महापद्म नंद नंद वंश के क्या थे? संस्थापक थे। ठीक है, नंद वंश के संस्थापक थे। चलिए, उदयन पाटलिपुत्रा शहर का बसाया था, उदयन पाटलिपुत्रा शहर का शहर बसाया था। और अजातशत्रु का बात करें तो अजातशत्रु जो है राजगीर का किलाबंदी किया था, राजगीर का किलाबंदी किया था। ये बिंबिसार का जो है क्या था? पुत्र था अजातशत्रु। ठीक है, तो इसमें जो है अग्रमीज और जैंड्रमीज किसको कहते हैं? घनानंद को कहते हैं। नेक्स्ट है, रुहेलखंड किस मुगल शासक की मृत्यु पश्चात स्वतंत्र राज्य बना? रुहेलखंड, देखिए रुहेलखंड ये सब जो औरंगजेब का जब मृत्यु हो गया था, औरंगजेब का जब मृत्यु हुआ तो मुगल से जो है बहुत सारे क्षेत्र अलग होने लगे, जिससे अवध, भरतपुर, कर्नाटक, हैदराबाद, बंगाल, ये सब अलग होने लगे थे। तो इसका आंसर होगा औरंगजेब का मृत्यु 1707 में हुआ था, उसके बाद से 1707 में इसका मृत्यु हुआ, उसके बाद से। ठीक है, नेक्स्ट है, पानीपत के तृतीय युद्ध में कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? पानीपत के तृतीय युद्ध में जो है कौन सा मुगल बादशाह मराठों के संरक्षण में आ गया था? तो मराठों के संरक्षण में इसमें आने वाला मुगल बादशाह जो था उसका नाम था शाह आलम। ठीक है, शाह आलम हो जाएगा इसका आंसर, शाह आलम हो जाएगा। पानीपत के जो है तृतीय युद्ध 1761 में हुआ था। ठीक है, 1761 में। अहमद शाह अब्दाली मराठा। नेक्स्ट है, 1798 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? 1798 का बात कर रहा है। 1798 में लॉर्ड वेलेस्ली आया था। ठीक है, लॉर्ड वेलेस्ली, इसका आंसर होगा 1 नंबर, लॉर्ड वेलेस्ली आया था। लॉर्ड वेलेस्ली सहायक संधि ही लागू किया था, सहायक संधि ही लागू किया था। ठीक है, और बात करें सर्वप्रथम हैदराबाद के निजाम सहायक संधि स्वीकार किया था 1798 में, हैदराबाद के निजाम। नेक्स्ट है, अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ पर स्थित है? एलोरा और अजंता की गुफा का बात करें औरंगाबाद में स्थित है। ठीक है, औरंगाबाद में अवस्थित है, औरंगाबाद में अवस्थित है। और अजंता की गुफा संख्या जो है कितना? 17। 17 को जो है आपको भारत चित्रों का जो है चित्रशाला कहा जाता है। अजंता की गुफा संख्या 17 को भारत के चित्रों का चित्रशाला कहा जाता है, याद रखना है। और एलोरा की गुफा राष्ट्रकूट वंश का स्मारक है। एलोरा की गुफा किसका? राष्ट्रकूट वंश का स्मारक है, पूछता है। नेक्स्ट है, सैंधव निवासियों के धार्मिक जीवन में निम्न में से कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? सैंधव निवासी के धार्मिक जीवन में कौन सा तत्व विद्यमान नहीं था? तो उसमें हो जाएगा आपको डी नंबर, विशिष्ट मूर्ति की पूजा। मूर्ति का पूजा जो है आपको सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलन में नहीं था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित पाल राजाओं में से कौन वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? निम्नलिखित पाल राजाओं में कौन जो है वंशानुगत राजा नहीं था बल्कि उसे चुना गया था? वंशानुगत नहीं था, उसका आंसर होगा आपको गोपाल। ठीक है, गोपाल, गोपाल वंशानुगत नहीं था। और पाल वंश के संस्थापक ही गोपाल था। पाल वंश के संस्थापक कौन था? गोपाल, गोपाल। ठीक है, देवपाल, देवपाल अपना राजधानी जो बनाया था वो मुंगेर बनाया था। ठीक है, देवपाल अपना राजधानी कहाँ बनाया था? मुंगेर, मुंगेर को अपना राजधानी बनाया था देवपाल, याद रखना है। और धर्मपाल पाल वंश का जो है, पाल वंश का महानतम शासक भी माना जाता है। धर्मपाल को पाल वंश का महानतम शासक माना जाता है, धर्मपाल को। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने कावेरी नदी के मुहाने पर अपनी राजधानी स्थापित की एवं इसका नाम गंगैकोंडचोलपुरम रखा? तो गंगैकोंडचोलपुरम जो रखा वो कौन रखा? राजेंद्र फर्स्ट रखा। ठीक है, राजेंद्र फर्स्ट काफी शक्तिशाली था, श्रीलंका को जीतकर चोल वंश में मिलाने का काम भी किया था, काफी शक्तिशाली ये शासक था। राजराज प्रथम इसी का पुत्र, इन्हीं का जो है पिता थे। नेक्स्ट है, विश्वविद्यालयों में विश्वविद्यालयों में जो है सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया है? विश्वविद्यालयों में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया है? सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया है? इसका आंसर होगा आपको लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन दिया है, लॉर्ड कर्जन। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम पास करवाया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा 1904 में। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन का पास करवाया है, तो 1904 में करवाया है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित को भारत में कार्य करने के कालक्रम के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए। कौन कौन
कार्य किस कब कब रहा था, शासनकाल किसका कब कब रहा था शासनकाल। देखिए यहाँ पर वारेन हेस्टिंग का बात करें, वारेन हेस्टिंग का बात करें तो 1772 से 85 तक रहा था। और लॉर्ड डलहौजी का बात करें, लॉर्ड डलहौजी था 1848 से 56 तक, 1848 से 56, 48 में सतारा को हड़पा, 56 में अवध को हड़पा। उसके बाद कह रहा है बेलेजली, तो बेलेजली का शासनकाल जो रहा था 1798 से 1805, 1798 से 1805 तक शासनकाल रहा था किसका, आपको बेलेजली का। उसके बाद एक कार्नावालिस, कार्नावालिस का कार्यकाल रहा था 1786 से 93, 1786 से 93। लॉर्ड कार्नवालिस, कार्नवालिस कोड 1793 में लाया था और अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लगाया था। तो इस प्रकार से आप इसका आंसर लगा सकते हैं, ठीक सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। शासनकाल के अनुसार इसका आंसर सी नंबर होगा। नेक्स्ट है 1916 का लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ। 1916 का लखनऊ समझौता तो मुस्लिम लीग, ठीक है। इसमें मुस्लिम लीग दो भाग में बट गया था। आपको सूरत अधिवेशन 1907 में गरम दल और नरम दल, मुस्लिम लीग बोल, मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग नहीं, कांग्रेस, सॉरी कांग्रेस, कांग्रेस, कांग्रेस दो भाग में बटा था ना, कांग्रेस। तो इसमें आपको कांग्रेस एक भी हुआ और कांग्रेस और मुस्लिम के बीच समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें कांग्रेस और मुस्लिम दोनों के बीच समझौता भी हुआ था और इसमें गरम दल और नरम दल एक भी हुआ था और समझौता भी हुआ था। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता भी हुआ था, ठीक है। दोनों के बीच समझौता भी हुआ था, याद रखना है। और 1916 का कांग्रेस, ये 1916 का कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था, अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो बंगाल विभाजन के विरुद्ध में हुआ था, ठीक है। बंगाल विभाजन के विरुद्ध में जो हुआ था वो 7 अगस्त को हुआ था, 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल से। नेक्स्ट है निश्चित सीमा वे निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जल राशि को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं धारा, ठीक है। क्या कहते हैं, उससे धारा कहते हैं। नेक्स्ट है किसी नदी के किसी नदी के खड़े पार्श्व वाली गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं, गहरी और संकीर्ण घाटी को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं महाखंड, ठीक है, महाखंड कहते हैं उसे। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता मापी जाती है, तो भूकंप का तीव्रता रिएक्टर मापी से या रिएक्टर पैमाने से मापा जाता है, इसका आंसर होगा डी नंबर। नेक्स्ट है सहारा में प्रवाहित होने वाली गर्म शुष्क पवन क्या कहलाती है। सहारा रेगिस्तान में गर्म शुष्क पवन आपको क्या कहलाता है, तो कहलाता है सिरोको, ठीक है। क्या कहलाता है, सिरोको कहलाता है, सिरोको कहलाता है। और यहाँ पर देखिएगा मिस्ट्रल का बात करें, ये भी पूछता है मिस्ट्रल, तो मिस्ट्रल एक स्थानीय शीतल हवा है और यह स्पेन और फ्रांस में बहता है, स्पेन, स्पेन एंड फ्रांस, स्पेन एंड फ्रांस में बहने वाला यह हवा है, ठीक है। स्पेन और फ्रांस में बहता है, स्पेन और फ्रांस में बहता है, याद रखना है, स्पेन और फ्रांस, ठीक है। और सिरोको सहारा, सिरोको कहाँ, सहारा में बहता है, ठीक है। चलिए उसी प्रकार से सिमुम पड़ सिमुम का बात करें तो अरब रेगिस्तान में पड़ता है। देखिए पूछेगा आपसे सिमुम, सिमुम जो है ना ये आपको अरब अरब का क्षेत्र बात करें, रेगिस्तानी एरिया में हवा चलता है। खमसीन मिस्र में चलता है, पता होगा खमसीन मिस्र में। नेक्स्ट है इसको कह रहा है मिलान करने के लिए कौन कौन कहाँ है। देखिए सामर झील, लोनार झील, पुलिकट झील और नौकुचिया झील। देखिए इसमें आपको पता होगा सामर झील, सामर झील आपको हो जाएगा राजस्थान में, सामर झील राजस्थान है, ठीक है। लोनार झील, लोनार झील आपको कहाँ है, जो महाराष्ट्र में, लोनार झील महाराष्ट्र में। और पुलिकट झील बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु पुलिकट झील। और एक बचा नौकुचिया झील, तो नौकुचिया झील आपको हो जाएगा उत्तराखंड में, ठीक है, उत्तराखंड में। इस प्रकार से इसका आंसर डी नंबर है। यहाँ पर कह रहा है कौन सा सत्य है और कौन सा असत्य है, ठीक है। इसमें कह रहा है निम्नलिखित कथनों के आधार पर सत्य है। देखिए पहला कह रहा है कि चक्रवात में बड़ी चक्रवात में जो पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ता है तो ठंडी होती है। कह रहा है चक्रवात में पड़ी गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर चढ़ती है तो ठंडी होती है, ठंडी होती है। हाँ बिल्कुल सही है। दूसरा कह रहा है टुंड्रा वनस्पति में मॉस एवं लाइकेन आते हैं, बिल्कुल सही है। लॉइस टुंड्रा वनस्पति में मॉस और लाइकेन उगते हैं। चलिए नेक्स्ट कह रहा है कि दक्षिण अमेरिका में सवाना को लानोस कहते हैं, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट
इसका आंसर होगा आपको 1 नंबर। ठीक है, आपको 1, 2 और 3 सिर्फ सही है, 4 नंबर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर गलत है, 4 नंबर गलत हो जाएगा। चल, इस प्रकार से इसका आंसर सिर्फ होगा 1, 2 और 3, 1 और 2 और 3। ठीक है, ये मार्सी, देखिए मार्सी नदी, ये जो है ना मार्सी नदी होगा, मार्सी नदी। ठीक है, मार्सी नदी के किनारे अवस्थित है लिवरपूल, ना कि जोएडर्जी नदी के किनारे। लिवरपूल क्या है? लिवरपूल आपको इंग्लैंड में पड़ता है। ठीक है, ये लिवरपूल, सॉरी, एक लिवरपूल इस शहर है। ठीक है, लिवरपूल जो है ना ये बसा हुआ एक शहर है, लिवरपूल एक बसा हुआ क्या है, शहर है, तो लिवरपूल हो जाएगा। इस प्रकार से इसका आंसर अगर देखिएगा तो 1 नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र, भारत में सबसे अधिक कह रहा है, भारत में सबसे अधिक क्षमता का परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है वो कौन सा है, तो 47 का जो आंसर होगा वो होगा बी नंबर। ठीक है, कुंडनकुलम, 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 कुंडनकुलम तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है, रावतबाटा राजस्थान में, रावतबाटा राजस्थान में स्थित है। रावतबाटा कहाँ, राजस्थान हो जाएगा। ठीक है, और कलपक्कम आपको तमिलनाडु में, तारापुर आपको महाराष्ट्र में है, नरोरा उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है, इसको मिलान करना है, हवा, चिनूक, हरमट्टन, मिस्ट्रल और बोरा। देखिए, बात करें चिनूक, तो चिनूक जो है वो होगा हिम भचनी क्षेत्र। ठीक है, हिम हिम भचनी होगा चिनूक। और हरमट्टन, हरमट्टन आता है आपको सहारा मरुस्थल, हरमट्टन सहारा मरुस्थल। मिस्ट्रल, मिस्ट्रल आपको हो जाएगा मिस्ट्रल फ्रांस, मिस्ट्रल फ्रांस। ठीक है, और बोरा होगा इटली, बोरा होगा इटली। इस प्रकार से इसका आंसर जो होगा वो होगा 1 नंबर। इसमें भी क्या कह रहा है, शहर और नदी का नाम, नदी का नाम और शहर, कौन सा शहर जो है कौन सा नदी के अवस्थित है। देखिए हाइमबर्ग, हाइमबर्ग जो अवस्थित है वो एल्ब नदी। ठीक है, एल्ब नदी। उसके बाद है ग्लासगो, ग्लासगो, ग्लासगो होगा आपको क्लाइड नदी। इसका आंसर होगा 3। ठीक है, 2 का होगा 3 नंबर। उसके बाद है ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स, ब्यूनस आयर्स जो है वो कौन सा नदी किनारे है, तो इसका आंसर होगा आपको लापलाटा। ठीक है, लापलाटा। उसके बाद है, उसके बाद देखिएगा यहाँ पे राट रडम, राट रडम, राट रडम हो जाएगा आपको, इसका 1 नंबर होगा न्यू मास, राट रडम, न्यू मास। इस प्रकार से इसका आंसर जो है बी नंबर होगा।